बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पिछले अरसे से कुछ रिवाज ये रहा है कि ईदों के ऊपर तो हमने देखा कि यूनिटी नज़र नहीं आती। किसी एक सूबे में एक वक्त में मनाई जाती है, दूसरे सूबे में दूसरे वक्त पर। लेकिन अब ये सिलसिला अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के हवाले से, छुट्टी के हवाले से भी सामने देखने में मिला। इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे ब्रीफली कि ऐसा क्यों है और क्या इस कॉन्सेप्ट में कि छुट्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इस हवाले से बात होगी। आज की बड़ी खबर, सरदार अयाज सादिक साहब एक दफ़ा फिर नेशनल असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। इसके पीछे सरदार अयाज सादिक साहब की एक 2-2.5 महीने का जो सफ़र उन्होंने तय किया वो है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मंजर आम पर नहीं आई। मैं चाहता हूँ ज़रा उस हवाले से नजम सेठी साहब से बात करें कि उनकी चिड़िया क्या कहती है। आगे चल के हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान में जो बिहार में इलेक्शंस हुए वहाँ पर बीजेपी की ठीक ठाक पिटाई हुई है, और पिटाई जिस तरह से हुई उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का मज़ीद जो एक फैशिस्ट चेहरा है वो दुनिया के सामने आ रहा है। और मोदी साहब अनकरीब जा रहे हैं इंग्लैंड, तो वहाँ पर भी लोगों ने उन्हें किस तरह का जेस्चर दिखाना शुरू कर दिया है उनके पहुंचने से पहले ही। उसके हवाले से भी बात होगी। और आगे चल के हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जो विज़िट है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके अंदर हमारा एजेंडा क्या हो सकता है, उस हवाले से बात होगी, क्योंकि बहुत सी क़यास-ए-राइयाँ इस हवाले से की जा रही है। सो नजम सेठी साहब, क्या हाल है आपका? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। तुम कहने वाले थे कितना लंबा चौड़ा एजेंडा है। मैंने तो देखे आपने क्या हाल करके मुझे बिल्कुल जैसे कहते ना बाउंसर करा दिया। अनएक्सपेक्टेड साहब, चले थोड़ी सी बात ज़रा हो जाए। यहाँ हम 9 नवंबर की छुट्टी होती थी, लेकिन आज नहीं है। मतलब 3 सूबों के अंदर नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। नोटिफिकेशन का सिलसिला जाता रहा। पहले आया जी कि छुट्टी ख़त्म कर दी गई है, फिर हुआ जी छुट्टी बहाल हो गई है, फिर हुआ जी नई छुट्टी फिर ख़त्म कर दी गई है। ये जो क्या प्रॉब्लम क्या है, हम इससे क्या शो करना चाह रहे हैं कि जी अब हमें बड़ा जज्बा है, हम काम करेंगे और छुट्टियां नहीं करनी है हमने, या इसके पीछे सम लैक ऑफ क्लैरिटी? नहीं, लैक ऑफ क्लैरिटी तो जाहिर है कि जब कुछ चीज़ तब्दील की जाती है तो कंट्रोवर्सी होती है। फिर लोग, कोई कहता है होनी चाहिए, कोई कहना नहीं होनी चाहिए। तो मगर ये 3 प्रोविंसेस ने छुट्टी नहीं की। ओके, वफाक ने कहा कि जी नहीं है। क्या वफाक ने ख़त लिखा है कि नहीं करनी? नहीं, वफाक ने तो नोटिफिकेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया ना जी कि छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं है। पुराने ज़माने में इंटीरियर मिनिस्ट्री एक नेशनल हॉलीडे करार करती है। इस दफ़ा तो ये सवाल चौधरी निसार साहब को पूछना चाहिए कि आपने क्यों ये छुट्टी कैंसिल की। सो दिस इज क्वेश्चन यू शुडंट आस्क मी, यू शुड आस्क देम। नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके व्यू जानना चाह रहा हूं। व्यू क्या है यार? देखो, मैं तो समझता हूँ कि ये जो इतनी छुट्टियाँ हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। छुट्टियाँ इकट्ठी मिलकर देनी चाहिए। ये हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर छुट्टी दे देना, हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर बोनसेस दे देना, हर छोटी चीज़ के ऊपर ये कर देना वो कर देना, इसके साथ तसलसल टूट जाता है कारोबार का। और आजकल के ज़माने में कारोबार ही उसी की अहमियत है। बच्चों का भी तसलसल टूट जाता है। बेहतर ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन ही छुट्टी दी जाए जिस दिन कोई वफात हुई या कोई बड़ा मौका, कोई किसी की पैदाइश छुट्टी तो हम ऑब्जर्व करते रहे हैं। मगर वो मेरा ये मौक़िफ़ रहा है हमेशा कि इकट्ठी छुट्टियाँ मिलनी चाहिए। इकट्ठी, अगर एक वालडे की भी छुट्टी देनी है तो इस दिन ना दी जाए, वो फिर ईद की छुट्टियाँ फलानी इकट्ठी करके 8-10 दिन की छुट्टी दे दी जाए, ताकि लोग, फिर बहुत से काम लोगों के होते हैं, बच्चों के साथ सैर सपाटे करने होते हैं, ये करना होता है वो करना होता है, तो एक ही वक्त पे सारी छुट्टियाँ 7, 8, 9, 10 छुट्टियाँ अगर मिल जाएँ तो वो बेहतर होता है। तो ये कि जिस दिन ये एक वफात हुई या पैदाइश हुई उस दिन की छुट्टी कर देना, मैं समझता हूँ दैट इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन ये यहाँ पर कोई बात होनी तो चाहिए थी ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। एटलीस्ट चारों सूबाई वज़राए आला से बात हो जाती है कि जी हम ये कर रहे हैं, तो कंसेंसस हो गया, तो फिर अजीब लगता है ना। चलिए, मगर देखिए, बात यह है कि अगर पहले ये वफाक का ये फैसला था तो अभी फिर वफाक का फैसला है, तो ये प्रोविंसेस का तो फैसला होना ही नहीं चाहिए। अब कैसे कि वफाक ने कह दिया नहीं छुट्टी होगी और KPK ने कहा नहीं छुट्टी करेंगे, तो वो तो आप नहीं रोक सकते। वो तो किसी प्रोटेक्ट के ऊपर भी छुट्टी दे सकते हैं। वो तो अपनी लोकल गवर्नमेंट की, वो मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की छुट्टी है। हाँ, तो वो तो इनके हक में है, इनके पावर्स में है कि जब भी चाहिए कर लें। मगर ये क्योंकि वफाक की छुट्टी थी तो ये, अब बात ये है कि ये छुट्टी दी क्यों जाती थी, सवाल तो ये था। उसके पीछे फिर कहानी है। देखिए, अल्लामा इकबाल के बारे में सब तो ये जानते हैं कि पोइट फिलोसोफर ऑफ द ईस्ट, ठीक है।
ये उनका शायर मशरिक। शायर मशरिक। हाँ, कश्मीर में अगर आप चले जाएं तो अल्लामा इकबाल के बहुत बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स रूटीन के तौर पे लगे रहते हैं। सो कश्मीरी, प्राइड ऑफ कश्मीर। मगर दिलचस्प बात यह है कि इकबाल, मोहम्मद इकबाल के बारे में क्यों उनकी एक हैसियत बनी हुई है इस मुल्क में। वो हैसियत इसलिए बनी हुई है कि एक नैरेटिव है कि अल्लामा इकबाल जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया तो एक आइडियोलॉजिकल रिविजन हिस्ट्री की गई है, जिसमें ये लिखा गया है और बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि इकबाल साहब ने सबसे पहले पाकिस्तान का तसलसल जो था या पाकिस्तान का जो आइडिया था वो अल्लामा इकबाल ने अपने एड्रेस में दिया, जो कि 1930 में उन्होंने इलाहाबाद में जो एड्रेस किया। हमें कहा जाता है ना ख्वाब देखा, तो वो बचपन में तो यही सारे बिलीव करते थे कि वाकई ख्वाब देखा होगा। अच्छा, अब वो बात ये है कि ये सारा ये बात चलती है, हर जगह पे ये लिखा बताया जाता है कि 1930 में अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखी और जो इलाहाबाद का कन्वेंशन थी उसमें उन्होंने ये ख्वाब का इजहार किया और कहा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो एक अलग मुल्क उनका बनना चाहिए। अच्छा, नाम पाकिस्तान अगर नहीं लिया तो उन्होंने कहा कि ये अलहदा होना चाहिए। ये है नैरेटिव, मगर ये एक्चुअली गलत है, ये सही नहीं है। This is the wrong history. ये रॉन्ग हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मगर ये डिलिबरेटली पढ़ाई जाती है। अच्छा, असली हिस्ट्री क्या है? असली हिस्ट्री ये है कि अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में ये ज़रूर कहा था कि बरतानिया एम्पायर जो है उसके अंदर या उसके बाहर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज की प्रोविंसेस होनी चाहिए, प्रोविंसेस या स्टेट्स, रियासतें होनी चाहिए। मगर अगर हिंदुस्तान की जब वो बात करते थे तो हमेशा ये कहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है वो मुस्लिम प्रोविंसेस होनी चाहिए। ये नहीं कभी कहा कि ये अलहदा होके बाहर निकाल के एक अलहदा मुल्क बनाया जाए, ये कभी उन्होंने नहीं कहा था। मगर प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि ये उन्होंने कहा। दरअसल ये पाकिस्तान का जो आइडिया है ये चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ के ये पेश किया था कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब, पाकिस्तान। तो वो जो आइडिया था कि पंजाब, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान, ये सारे इलाके जो हैं ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे और एक अलहदा रियासत बनेगी आउटसाइड इंडिया, ये चौधरी रहमत अली का था। मगर हमारे एक हिस्टोरियन है, बहुत ही फेमस हिस्टोरियन, जिनका नाम है के अजीज, खुर्शीद कमाल अजीज। उन्होंने जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक इतनी मोटी किताब लिखी है और साथ साथ उन्होंने एक और किताब लिखी है जिसका नाम है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री का कत्लेआम, कि वो हिस्ट्री जो कत्लेआम हुई है उसके अंदर क्या झूठ लिखा गया और क्यों लिखा गया, और पूरी रिसर्च की, पूरी रिसर्च करके तो उन्होंने ये बताया है कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान जो है वो कम से कम 88 दफा 88 टाइम्स उसका जिक्र आया है बिफोर इवन द कायद-ए-आज़म कॉइन्ड इट एंड सेड कि दे शुड बी अ सेपरेट कंट्री। मगर जो जद्दोजहद थी फॉर पाकिस्तान वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लीड की और आखिरी स्टेज पे उन्होंने फिर एक अलहदा मुल्क की डिमांड की और ले लिया, छीन लिया। तो दिस इज द लॉन्ग हिस्ट्री। तो इसलिए जैसे कायद-ए-आज़म की बर्थ के ऊपर हम छुट्टी देते हैं तो यही सोच के कि शायद अल्लामा इकबाल ने भी पाकिस्तान की जो पहली ईंट थी वो रखी थी कि इसलिए उनकी इज्जत की जाती है, ऐसी बात नहीं है। ये जरूर है वो मुस्लिम लीग का हिस्सा थे, मुस्लिम लीग का हिस्सा थे और उन्होंने उनकी अपनी जद्दोजहद थी, उनके डिफरेंसेस ऑफ एग्रीमेंट भी थे कायद-ए-आज़म के साथ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कायद-ए-आज़म जब लंदन में थे तो अल्लामा इकबाल ने उन्हें बहुत से खतूत लिखे और कहा कि आप वापस आ जाएं और आके मुस्लिम लीग की क़यादत करें। मगर दरअसल ये भी गलत है, ऐसे नहीं है, कोई ऐसे खतूत नहीं मिले जिसमें उन्होंने कायद-ए-आज़म को ये कहा हो कि आप वापस आ जाएं और आके यहाँ मुस्लिम लीग की लीड करें। उस वक़्त जब का ये जिक्र है मुनीब, उस वक़्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटिश पार्लियामेंट की उम्मीद पे थे कि शायद ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उन्हें कोई सीट मिल जाए। वो जैसे नहीं हुआ तो फिर वो वापस आए और उन्होंने आके कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग लीड की और फिर पाकिस्तान बनाया। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है जिसको हमने रिवाइज करके बड़ी ब्लैक एंड वाइट में ये कर दिया कि जैसे कहते हैं पाकिस्तान का आइडिया 5000 साल पुराना है। इसी तरीके के साथ ही उन्होंने ये आइडिया जो है पहले चौधरी रहमत अली को तो तस्लीम नहीं करते, उसके बाद अपने अल्लामा इकबाल के ऊपर डाल दिया कि जी इन्होंने किया,
तो ये इसलिए ये तो अगर अब ये कहा जा रहा है चले कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए और चले अगर बात काम की है, अल्लामा इकबाल ने भी कहा, कायद आज़म ने भी कहा काम होना चाहिए, तो क्या फिर हम ये समझे कि फिर हम फाइनली ये चीज़ एक्नॉलेज कर रहे हैं कि काम होना चाहिए, छुट्टी नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि जो भी आपके बड़े लोग हैं उनकी इज्जत होनी चाहिए, उनके लिए इस दिन खुसूसी तकरीबात होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और यादगार के लिए, याददाश्त के लिए इवेंट्स होने चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। मगर छुट्टी के साथ ज़रूरी नहीं होता सेलिब्रेट करना, आप आधे दिन की छुट्टी दे के भी और दोपहर के वक्त आप कर सकते हैं ताकि लोगों को फिर मौका मिल जाए कि वो सेलिब्रेशंस में। मगर होता क्या है यहाँ, सेलिब्रेशंस तो होती कोई नहीं, वो एक आध मुशायरा हो जाता है जी, और बस दैट्स इट, और लोग छुट्टी करते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है एक ग्रेट आदमी को याद करने का। ओके, आगे चलते हैं। ये तो चले बात होगी थोड़ी हिस्ट्री की तरह, अच्छा होता है थोड़ा रिवाइज करना चीज़ों को भी, ऑल्दो कई दफ़ा जब असल तारीख बताई जाती है तो वो शायद ज़रा नागवार भी गुजरती है। अब बात हो जाए, वो कहते हैं सब बीइंग फ्रॉम सबलाइम टू रिडिकुलस, ज़रा बात हो जाए एग्जैक्टली पाकिस्तान की नेशनल असम्बली की। आज दोबारा वहाँ पर स्पीकरशिप के लिए एक इंतखाब हुआ। शफकत महमूद साहब कैंडिडेट थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, और सरदार एयाज सादिक साहब अपने आप को दोबारा पेश कर रहे थे स्पीकर के अहदे के लिए, वो जीत गए। एक रिपोर्ट है इसके ऊपर, मैं चाहता हूँ ये आप देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। 2013 के आम इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली कौमी असम्बली के स्पीकर के तौर पर सरदार एयाज सादिक को नामजद किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू दिन से ही उनके हल्के में होने वाले इंतखाबात पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। अगरचे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तकरीबन 2.5 साल के बाद स्पीकर कौमी असम्बली के हल्के में दोबारा इंतखाब का हुक्म दे दिया, लेकिन दोबारा भी मुस्लिम लीग नून ही फातेह ठहरी। अब जबकि सरदार एयाज सादिक ने दोबारा से स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा संभाल लिया है, वहीं सवाल यह है कि इस मरतबा सरदार एयाज सादिक के पिछली दफा से 10 वोट जायद लेने की क्या वजह है। सवाल तो ये भी है कि तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों ने भी उनके उम्मीदवार जनाब शफकत महमूद साहब को वोट क्यों नहीं किए। रिपोर्ट आपने देखी नईम साहब, इसके दो हिस्से हैं मैं समझता हूँ। एक तो ये, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरदार एयाज सादिक साहब की। उन्होंने दोबारा आज कंटेस्ट किया स्पीकर के लिए और आज उनको 10 वोट ज़्यादा मिल गए। हाउस ने उन्हें बड़ा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ लेकर आए और वो उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया, विराजमान भी हो गए सीट के ऊपर। सरदार एयाज सादिक साहब के लिए दोबारा स्पीकर बनना, वाज इट वॉक इन द पार्क? बड़ा आसान था? वॉक इन द पार्क तो बिल्कुल नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। स्पीकर बनना आफ्टर द इलेक्शन, हाँ वो तो खैर वॉक इन द पार्क था, मगर उसमें वॉक इन द पार्क में भी कुछ रास्ते में पडल्स और मड और छोटे मोटे मसाइल थे। अच्छा, हाँ, उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े परेशान थे कि ये सीट के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हुई, और फिर एक ऐसा वक्त आया कि ऐसे लगता था कि ये सीट या नून को आर या पार वाली बात है। एक सीट के ऊपर इमरान खान ने फिर इतनी जैसे कहते हैं ना पूरी जान लड़ा दी, ये प्रूव करने के लिए अगर हम इस दफ़ा जीत जाएं तो फिर सारी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया जाएगा। अब मियाँ साहब ने धरना भी संभाला और मतलब है कि टच एंड गो था। फिर मियाँ साहब ने, आपको पता है, रेजिग्नेशन का भी इनका इशू संभाला और बहुत कुछ संभाला और फिर मियाँ साहब ने मतलब ये इलेक्शन भी ये इसकी तैयारियां की। फिर वो एक मरला ऐसा आया कि वो सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ा कि ये होगी या नहीं होगी, फिर उन्होंने फैसला किया कि करते हैं। तो मतलब काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। और मियाँ साहब एक ऐसी स्टेज पहले आ चुकी थी जिस पे जब ये सब कुछ चल रहा था, आपको याद होगा कि एमक्यूएम के रेजिग्नेशन एमक्यूएम ने दिए। मियाँ साहब उस वक्त मुल्क से बाहर थे और एयाज सादिक साहब ने एकदम फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लिए और नोटिस दे दिया कि ये फारग हो गए। हालांकि मुस्लिम लीग की पॉलिसी ये थी कि इमरान खान के एक्सेप्ट नहीं करने हैं तो एमक्यूएम के क्यों करेंगे। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पता चला बाहर कि जी एयाज सादिक साहब ने रातों रात ही जल्दी से एक्सेप्ट कर लिए, तो वो मेरा ख्याल है उन्होंने लिख दिया प्लीज प्रोसेस। तो मतलब प्रोसेस का मतलब है हो गया, आप आगे चलें। क्योंकि मेरा ख्याल है मियाँ साहब नहीं ये चाहते थे कि एमक्यूएम के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हों, और आपने देखा फिर कैसी उन्होंने कार्रवाई की कि वापस एमक्यूएम को लेके आए नेशनल असेंबली में। उसकी वजह ये थी कि
अगर इमरान खान बाहर बैठता है और MQM भी बाहर बैठ चली जाती है तो दो, एक बहुत बड़ी सिंध की पार्टी और एक नेशनल पार्टी, अगर वो बाहर बैठी हुई है तो सिस्टम स्टेबल नहीं हो सकता। और अगर नैब ने और रेंजर्स ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी है और कल को खुर्शीद शाह साहब या जरदारी साहब ये फैसला करते हैं कि चलो फिर ऐसी भी बाहर चल रहे हैं, धमकी देते हैं, ग्लव्स आर ऑफ, तो फिर मियाँ साहब की हुकूमत नहीं सर्वाइव कर सकती विद पीपल्स पार्टी सिटिंग आउट, PTI सिटिंग आउट एंड MQM सिटिंग आउट, तो लेजिटिमेसी ऑफ पार्लियामेंट फारग हो जाती है रिगार्डलेस के आपके वोट कितने हैं। ऑस्टेंसिवली सारी ऑपोजिशन बाहर चली जाती है। हाँ। तो वो तो फारग होगी ना गेम, वो तो फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि जी नया इलेक्शन होगा, ये होगा वो। तो मेरा ख्याल है वो ये अफोर्ड नहीं करना चाहता। उस वक्त अयाज सादिक साहब ने कहीं से ऐसा प्रेशर आया कि अयाज सादिक साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कंसल्ट किए बगैर ये फैसला कर लिया कि शायद यही प्राइम मिनिस्टर साहब चाहेंगे। बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरा ख्याल है थोड़ी सी खिंचाई की कि ये क्या हुआ, मुझे पूछे बगैर आपने ये कर लिया, और कितना अरसा लगा MQM को वापस लाने में। तो मियाँ साहब थोड़े से वैसे भी जैसे कहते हैं ना नाराज थे। अब नाराज में भी स्ट्रॉन्ग वर्ड, मगर खुश नहीं थे कि अयाज ने क्या ये किया है। अब जाहिर है अयाज साहब का ये होगा कि मैंने फलाने को पूछा तो उन्होंने कहा पूछे होगा, तो मैंने नहीं पूछा। साथ वो कॉल भी कर दी ना अल्ताफ हुसैन साहब, और वो जिसके ऊपर और भी बड़ा प्रॉब्लम बन गया। एक तरफ तो एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपने कॉल भी कर दी, और कॉल आपने की तो वो साथी जो है वो नाराज हो गए, और आपने जो एक्सेप्ट कर लिया तो वो मियाँ साहब नाराज हो गए। तो दोनों तो एक ये बैकग्राउंड थी। ऊपर से ये सीट इतनी हॉट सीट हो गई जैसे कि नून लीग के गले के अंदर एक हड्डी फंस जाती है। अब वो अगर वो उसको निकलते नहीं है तो वो तो मसला बन जाएगा उनको। तो फिर उसके बाद जब ये देखा कि ये तो टफ फाइट लगती है, और इसमें तो ऐसी एक स्टेज आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद लाहौर आना पड़ा। मतलब शुरू में तो ये लगता था कि जी अलीम खान साहब आ गए हैं तो सारे कहते थे PMLN के दोस्त हमारे कि जी PTI ने तो अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार लिया है, हमारे लिए तो बड़ा आसान हो गया। मगर जब अलीम खान साहब ने दौलत का इजहार किया और लगानी शुरू की, और इमरान खान साहब भी दौड़े दौड़े आए और जी गेयर अप किया, और सारी PTI ने जितना जोर था लगाना शुरू किया। चौधरी सरवर साहब की आनियां जानियां, और चौधरी सरवर साहब ट्रेनिंग करने लगे जैसे कि स्कॉटलैंड में बैठे हैं और ब्रिटिश लेबर पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और बड़ी वो हरकतें शुरू, मतलब है कि एक किस्म का छोटा सा तूफान बनना शुरू हो गया। तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि अयाज सादिक साहब की लोकल जो उनकी जो मशीनरी है वो इट वॉज नॉट अप टू द जॉब। तो फिर नून लीग को गेयर अप करना पड़ा, मिनिस्टर्स को और दूसरे लोगों को पूरी कैंपेन बनानी पड़ी। और मैं समझता हूँ कि टच एंड गो था। आपको याद होगा हमने भी ये कहा था कि जीतेंगे जरूर मगर बड़ी थोड़ी मेजॉरिटी, इतने से वोटों के साथ जीतेंगे, विच इज टची, ट्रिकी, वेरी ट्रिकी। ये कुछ 2-3-4% इधर उधर हो जाए तो वो तो कोई भी नहीं कह सकता। मतलब एट द एंड वाज अ नेल बाइटिंग फिनिश। सो देयरफॉर आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर वाज अनहैप्पी विद द रिजल्ट। जब ये जीते जाहिर है ही वाज वेरी हैप्पी, बट फिर इनको सबक सिखाने के लिए कि अगर तो गलती ना करें, अपना कंस्टिट्यूंसी का ख्याल करें। तो ये अनाउंसमेंट के ये कैंडिडेट होगा ये ऑफिशियली नहीं हुई थी। ये प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी वक्त तक अयाज सादिक साहब को जरा खींच के रखा हुआ था। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। अयाज सादिक साहब फिर CM को मिलने गए, वहाँ जाके गोडे छोटे हाथ लाया कि जी अनाउंस करो ना कि मैं आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो शहबाज साहब के पास गए। हाँ, शहबाज साहब के पास गए। उसके बाद फिर मियाँ साहब ने कहा देखते हैं। फिर उन्होंने और करके 2 दिन और खींच कूद के जिसले पसीने छूटने शुरू हो गए। सरदार साहब इधर आया था कि परवेज मलिक साहब का भी नाम आ रहा था। शुरू हो जाती है ना बातें, वो तो फिर और लोग बैठे हुए होते हैं विंग्स में, वो कहते हैं साड़ी भी एक चाल आई। चिड़िया जो है नाराज हो रही है कि इतनी खबरें मत दें आप, पकड़ी जाऊंगी मैं। तो बस मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। फाइनली फिर मियां साहब ने कहा अच्छा चलो दे दिया, बादशाह सलामत ने कहा दे दो। सो इतना आसान नहीं था दूसरी दफा स्पीकर बनना। इंतखाब आसान था लेकिन उस जगह तक पहुंचना एज ए कैंडिडेट खुद को लाना बहुत आसान नहीं था। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, जब ब्रेक से वापस आएंगे मुस्लिम लीग नून का पर्सपेक्टिव इस पर हमने देख लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ या पूरा जो आज सिलसिला था उस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी नेशनल असेंबली के स्पीकर के इंतखाब की, और वहाँ नजम सेठी साहब ने चिड़िया की खबर ये दी है कि इतना आसान नहीं था सरदार अयाज सादिक साहब के लिए एक दफ़ा फिर ख़ुद को स्पीकर का कैंडिडेट बनाना। और चिड़िया ये कहती है नजम साहब की कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को इतने ज़्यादा खुश नहीं थे, और उस नाखुशी की वजह ये थी
कि सरदार अयाज सादिक साहब अपने हलके में टाइम नहीं दे सके, जिसकी वजह से जब दोबारा री इलेक्शन हुआ N122 में तो बड़ा टफ कंपटीशन रहा। तो ये एक इस हवाले से बात है। और जो MQM के इस्तीफ़ों के हवाले से भी बात थी, उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब को इतने खुश नहीं थे, और ख़ास तौर पर वो जो तारीखी फ़ोन कॉल उन्होंने की थी अल्ताफ़ हुसैन साहब को, उसके हवाले से भी बात पे कोई इतना प्राइम मिनिस्टर साहब खुश नहीं थे। नईम साहब, मतलब चले चिड़िया ने आज कुछ ना कुछ तो दे दिया हमें। अच्छा नईम साहब, एक बात, अब ये क्योंकि बात स्पीकर के इंतखाब की हो रही है, यहाँ पर एक बात जो आज सारा दिन कही जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मेरे ख्याल में बात भी ठीक कर रही है कि मुल्क में वाहिद अपोजिशन वो है, वो कहते नहीं हम बिल्कुल कोई सियासी तन्हाई का शिकार नहीं है, हम एक्चुअल अपोजिशन है, बाकी सब का मुकमुका है। कैसे? कहते हैं देखें जी, सारे मिल जाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मतलब इवन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ तो ये भी हुआ कि जमात इस्लामी ने, जमहूरी वतन पार्टी ने भी उनको वोट नहीं दिया आज। और सो मच सो के मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी ये कहा गया, जो परवेज़ इलाही साहब ने भी फरमाया, उन्होंने कहा जी कि स्पीकर क्यों नहीं यूनानिमस हो सकता, दूसरे मुल्कों में होता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। तो उनकी भी बड़ी बदतरीन मुखालफत चल रही है मुस्लिम लीग नून से, लेकिन उन्होंने भी वोट इसी तरफ दिया सरदार अयाज सादिक साहब को। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि फिर एक्चुअल अपोजिशन PTI है? नहीं, गलत। नहीं, क्यों? इसमें गलत क्या है? इसलिए क्योंकि अभी शफकत महमूद साहब 2 घंटे पहले एक प्रोग्राम पे बैठे थे हामिद मीर साहब के साथ, तो कह रहे थे कि अयाज सादिक साहब सारी सियासी जमातों के हाउस के लीडर हैं, स्पीकर है। तो ये एक सियासी जमात के नहीं है। तो इसलिए अगर वो एक तरफ ये कहते हैं और दूसरी तरफ अपने आप को ऑपोजिशन करार देते हैं, तो दैट डजंट साउंड राइट लॉजिकली। ऑपोजिशन होती है ऑन बिल्स, लेजिस्लेशन के ऊपर, पॉलिसी इश्यूज के ऊपर, वहाँ आप साथ देते हैं या अपोज करते हैं या अमेंड करते हैं। ऑपोजिशन स्पीकर के ऊपर नहीं होती। वो कहना कि जी क्योंकि हमने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया इसलिए हम ऑपोजिशन में हैं, दैट डजंट मेक सेंस। अब अलबत्ता अगर ये हो कि PTI और हर बात के ऊपर PTI अपोज करे गवर्नमेंट को और हर बात के ऊपर बाकी सारी सियासी जमातें गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, तो फिर ये कह सकते हैं। मगर ऐसे नहीं है। जमात इस्लामी बहुत चीज़ों के ऊपर डिसएग्री करती है गवर्नमेंट के साथ, और लोग भी, पीपल्स पार्टी बड़ी चीज़ों के साथ डिसएग्री करती है गवर्नमेंट के साथ। छोटी छोटी बातें गवर्नमेंट फलाना टैक्स लगाना चाहती है, पीपल्स पार्टी कहती है नहीं करने देंगे, एंड MQM कहती है नहीं करने देंगे। कुछ चीज़ों के ऊपर वो एग्री करते हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर नहीं एग्री करते। ये जो कराची की पॉलिसी है ऊपर, उसके ऊपर नहीं करते। इनफैक्ट उसके ऊपर PTI एग्री करती है, वो तो कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है, वो गवर्नमेंट के साथ एग्री करती है। तो ऑपोजिशन होती है इन पार्लियामेंट ऑन लेजिस्लेशन, ऑन लेजिस्लेटिव एंड अदर इश्यूज जो डिस्कशन में आते हैं। ये स्पीकर की इलेक्शन के ऊपर कौन किसके लिए वोट डालता है ये नहीं, दैट डजंट शो ऑपोजिशन। बट और ये जो लोग जो एक जमाने में खड़े होते PTI के साथ, जमात इस्लामी वगैरह और जमहूरी वतन पार्टी, और वो उनको जो लोकल इलेक्शंस में जो धक्का लगा है फ्रॉम PTI, उन्होंने तो PTI को वहाँ अपोज करना शुरू कर दिया था कि PTI ने कितनी बड़ी रिगिंग की है और कितनी गंदी लोकल इलेक्शन वहाँ कराई है। तो वो उनके दुख अभी तक अपनी जगह पे है। मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि स्पीकर जो होता है, क्योंकि वो सबका स्पीकर होता है, तो बेहतर यही होता है कि स्पीकर की इलेक्शन जो है वो यूनानिमस होनी चाहिए। इसके मगर ये ट्रेडिशन नहीं है, ये ट्रेडिशन नहीं। लेकिन क्या फिर जब पीपल्स पार्टी ने अपना स्पीकर बनाना था तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, जस्टिस वजीउद्दीन, आपको याद होगा। नहीं, वो जस्टिस वो थे सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब। हाँ, सिद्दीकी साहब वो उनको वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रहे, और फिर वो ऐसे इस हवाले से वो सारा एक सिलसिला रहा। नईम साहब, एक बात यहाँ पर, अगर फिर इसी बेसिस के ऊपर अगर हम ये कहें कि फिर कोई यहाँ पर मुस्लिम लीग नून कहती है PTI तो सियासी तन्हाई का शिकार है, फिर ये बात भी तो दुरुस्त नहीं है ना। अगर कोई पार्टी है किसी एक इशू के ऊपर या इश्यूज के ऊपर वो अपने आप को समझते हैं कि वो उनकी पोजीशन ठीक है, तो वो सियासी तन्हाई तो ना हुई। आई थिंक सियासी तन्हाई से मुराद ये है कि पीपल्स के बाकी सियासी जमातें ने किसी वक्त भी इस किस्म की कोई सियासी साजिश नहीं की कि जी टर्म को कट, सियासी साजिश। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, सियासी साजिश। अब मैंने सियासत के साथ कुछ और लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया है, शायद वो कट ही ना हो जाए, मगर आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, कोज़ाइश सियासी समाज कह सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दैट्स अ सेपरेट इशू। बस अब और क्या आप मेरे से, अच्छा चलो ठीक, जुबान ना ही खोले। नहीं मेहरबान, सेंसरी ना हो जाए। हाँ नहीं, आपकी जुबान अगर वाकई खोल गई तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। अरे नईम साहब, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात हो जाए भारत की। भारत में जो कुछ हुआ, बिहार के अंदर इलेक्शन हुए,
हम इस बात को पहले डिस्कस करते रहे। आपको याद होगा जब भी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की बात होती थी, जब जम्मू के कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने थे, आपने उस वक्त भी कहा था कि उसका बड़ा असर है। इवन जब बिहार की बारी थी तो आपने कहा था कि मोदी साहब इज ट्राइंग टू सेल दी एंटी मुस्लिम एंड एंटी पाकिस्तान रेटिक देयर। लेकिन रिजल्ट क्या निकला नईम साहब? धुलाई होगी बीजेपी की? ठीक ठाक, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका ये मतलब है कि मोदी साहब के 2-3 मेन एजेंडा आइटम्स थे जो कि इस दफ़ा नहीं चले। पहला आइटम उनका एजेंडा आइटम ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि गुजरात में मोदी साहब की इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल बहुत ज़बरदस्त है। एज ए चीफ मिनिस्टर भी, जब चीफ मिनिस्टर, तो उनकी ये एक प्रोपागेंडा था कि, और बिहार सबसे गरीब रियासत है, वहाँ स्टेट है, और 100 मिलियन 10 करोड़ की उसकी आबादी है, बिगेस्ट बट गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब, और सबसे ज़्यादा वहाँ कास्ट और माइनॉरिटी डिफरेंसेस, जात के नाम पर वोट, इसके हवाले से। अच्छा, अब वहाँ एक नई नितिन साहब जो हैं, जो एक पिछले चीफ मिनिस्टर रहे वहाँ, नीतीश कुमार एक ज़माने में बीजेपी के अलायंस के साथ थे। अच्छा, हाँ, 10 साल उनका बीजेपी के साथ रहा, और बीजेपी और नीतीश ने मिलके बिहार चलाई थी। उससे पहले नीतीश साहब जो थे वो उससे पहले लालू प्रसाद की रियासत थी, गवर्नमेंट थी, 10 साल उनकी लगी, मगर वो गवर्नमेंट बड़ी करप्ट थी, और वो तो कन्विक्टेड भी है, और बड़ी करप्शन थी। इस दफा और 2014 के जो इलेक्शन हुए मई में, पिछले साल नेशनल इलेक्शन वो बीजेपी जीती थी, बिल्कुल जीती थी, बिल्कुल। अच्छा, अब क्या हुआ? और वो अलायंस जो था उसने ठीक ठाक सीटें इकट्ठी, बिल्कुल 182 सीटें थी उस वक्त इनकी, 170 के करीब सीटें थी। अच्छा, अब बात यह है कि अब क्या हुआ? अब 178 सीट्स उधर चली गई, 72 सीट्स नीतीश कुमार के साथ चली गई, वो जो लालू के साथ जो था ग्रैंड अलायंस जो है, और इनके पास कोई 58 सीट्स, मतलब है कि उड़ गए, बिल्कुल उड़ गए, 243 टोटल मेरे ख्याल। इसका ये मतलब है कि वो जो एजेंडा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मोदी साहब का, जिसके बारे में इनकी बड़ी शोहरत है, वो अवाम ने वो कंपेयर किया नीतीश कुमार का जो 10 साल का जो एजेंडा है, जो वो क्या था, उन्हें कंसेक्टिव टर्म्स मिल रही है ना, उन्हें कंसेक्टिव टर्म्स है। तो उसमें नीतीश कुमार साहब के एजेंडा में 4 मेजर आइटम्स थे। सड़कें, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक जैसे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब येलो ट्रैक्टर्स या येलो कैब्स की स्कीम्स बनाते रहे ना, उन्होंने भी एक येलो तो नहीं, बाइसिकल स्कीम बनाई थी, अच्छा, बच्चियों के लिए, कि जो बच्चियां स्कूल जाना चाहती हैं देहातों में, क्योंकि लंबे लंबे रास्ते हैं, स्कूल दूर है, और वो पैदल आना जाना है, तो उनके लिए बाइसिकल स्कीम बनाई थी, जिसके साथ, क्योंकि तालीम की तरफ बड़ी तवज्जो है ना, हर शख्स चाहता है कि उसकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं, बच्चियां हों, बच्चे हों, बेटियां हों, बेटे हों, तब तालीम याफ्ता हों, ताकि नौकरियां मिले, मुलाजमत मिले, रोटी पानी आए। तो उनकी ये स्कीम बड़ी पॉपुलर रही, बाइसिकल्स की। तो इसलिए उनका जो इकोनॉमिक एजेंडा था, वो क्योंकि गुर्बत बहुत थी, तो उन्होंने जो भी एजेंडा किया तो सबको नजर आया कि लेवल बेहतर हुआ। गुजरात के अंदर पहले से ही लेवल बेहतर था, इतना बुरा नहीं था, वो पहले से ही मोदी साहब के आने से पहले भी गुजरात वाज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स। अब मोदी साहब ने आगे और डेवलपमेंट की, तो ठीक है, तो शोहरत तो हो गई, मगर अगर पहले वो 10 नंबर पे थी गुजरात, तो मोदी साहब ने 12 नंबर 14 नंबर पे कर दिया उसको। यहाँ हालत ये थी कि ये 0 नंबर पे थी, नीतीश कुमार साहब ने इनको 6 नंबर पे ले आए, तो वो 6 नंबर नजर आते हैं कि ये बहुत काम हुआ। तो अवाम ने देखा कि मोदी साहब तो बातें कर रहे हैं, अभी हिंदुस्तान में भी कोई खास वो डेवलपमेंट जो एजेंडा पे आए थे अभी तक कुछ नहीं हुआ। आना जाना बहुत है, अफगानिस्तान बनाने के, हाँ, आना जाना बहुत है, और वो लोगों को मिल बढ़ा रहे हैं, और हर जगह पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर कोई पैसा हिंदुस्तान में उस तरीके से नहीं आया जिसके साथ हो एक मैसिव किस्म की इनकम राइज हो, और या कोई कीमतें गिरे, तो ऐसी तो चीज़ नहीं हुई। तो इसलिए मेरा ख्याल है पहला फैक्टर तो ये है कि जो उनका मोदी का अपना एजेंडा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके ऊपर अवाम ने कहा कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा इतना अच्छा नहीं है जितना कि नीतीश कुमार और ये अलायंस जो अब बना है इसका एजेंडा है। पहली बात है ये। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने बात की थी कास्ट पॉलिटिक्स की। अब अगर कास्ट पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट होती तो फिर पिछली इलेक्शन में क्यों इनको इतना वोट मिला? हाँ, और वहां से जो शेयर था लोकसभा में वो ठीक ठाक था, बीजेपी का, एनडीए का जो था, 31 सीट थी। एब्सोल्युटली। तो अब बात यह है कि अगर इस दफा कास्ट इंपॉर्टेंट हो गई तो पिछली दफा क्यों नहीं थी? तो मैं ये कहता हूँ ना इस दफा इंपॉर्टेंट थी ना पिछली दफा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ओके। इस दफा इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें थी। कास्ट पॉलिटिक्स नहीं चली,
ठीक है, दो चीजें थी, एक तो मैंने आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कहा, दूसरी चीज के बाद पूछूं, दूसरी चीज हिंदुत्व की जो सारा फलसफा था, वो फिर अगली ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि वो क्या फलसफा था और वो क्यों अवाम ने वहां उसको रिजेक्ट कर, मतलब वो बैकफायर भी कर जो ये बेचना चाह रहे थे वो बैकफायर कर गया, वो नहीं बिका उस इलेक्शन के अंदर। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो उस पर बहस जारी रहेगी, वाज़ात रहेगी। भारत की रियासत बिहार में होने वाले रिसेंट जो इलेक्शंस हैं उस हवाले से बात हो रही है। क्या वजह थी, वजूहात बता रहे थे ब्रेक से पहले रहीम साहब कि क्या चीज़ है जो नहीं चली बीजेपी की। रहीम साहब दूसरा आप बता रहे थे मैं कास्ट की बात कर रहे थे। कास्ट का मैंने मोटा बात की, मैं अगली बात करता हूँ। कास्ट जो है सबसे जो गरीब कास्ट हैं, दलित हैं या दलित हैं या वो आदिवासी हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिन्हें पिछड़ी कहते हैं, पिछड़ी जात, वो सारे रूरल एरियाज में, और सबसे ज्यादा गुर्बत भी रूरल एरियाज में। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इनकी गवर्नमेंट का जो असर पड़ा है वो सबसे ज्यादा बेहतरी उनकी आई है। तो इसलिए उन्होंने अपनी कास्ट पॉलिटिक्स छोड़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को अपना लिया है। बिल्कुल, बैकवर्ड क्लासेस। तो एक तो ये, दूसरी चीज ये हिंदुत्व। अब इन्होंने दो मेजर प्लैंक्स थे इनके। एक तो ये था कि ये कहते थे ये बीफ के ऊपर जो सारा वहां कंट्रोवर्सी चली, ये बैन कर दो, उसको मार दो, वो कर दो, ये मार दो, ये मार दो, ये एक तो ये पूरा प्रोपेगेंडा था। दूसरा ये था पाकिस्तान का, एंटी पाकिस्तान। वो अमित शाह साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, मोदी साहब और अमित शाह ये दो कैनवस कर रहे थे और किसी ने वहां कैनवसिंग नहीं की। प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सारी कैंपेन इन दोनों इन्होंने चलाई थी। इनका क्या था, वो अमित शाह कहते थे कि अगर हम हार गए बिहार के इलेक्शन तो पाकिस्तान के अंदर फुलझड़ियां चलेंगी, खुशी पाकिस्तान में मनाई जाएगी। लोगों ने कहा हमें नहीं पता पाकिस्तान खुशी मनाता नहीं मनाता, हमने खुशी मनानी, तुम्हें नहीं इलेक्ट करता। तो ये दोनों, ये बीफ वाला प्रोपेगेंडा और ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल हिंदुत्व का, ये जो दो आइटम थे ये नहीं चले, ये फेल हो गए बिल्कुल। अवाम ने कहा नो, हमारे रोटी पानी पेट का मसला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो तुम ड्रामा कर रहे हो ये नहीं चलेगा। तीसरी चीज ये कि मैंने भी कहा कि सिर्फ कैनवसिंग की अमित शाह ने और मोदी साहब ने, लोकल लीडरशिप का नामो निशान नहीं है। हालांकि प्रोविंशियल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन के अंदर लोकल लीडर्स जो हैं बहुत उनकी अहमियत होती है, मगर ये तो इतने मगरूर लीडर्स हैं ये कि इन्होंने सारा का सारा जो बजट का जो एजेंडा वो सारा का सारा खुद अपने ऊपर, अपने प्रमोशन के ऊपर लगा दिया। तो लोकल लीडर्स नजर ही नहीं आए। हालांकि वोटर जो है वहाँ, लोकल लीडर भी इंपॉर्टेंट होता है ना यार, उसकी भी हैसियत होती है। हर चीज तो पार्टी के लिए लोग नहीं डालते ना, लोग अपने लोकल लीडर के लिए भी डालते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, इंडिपेंडेंट कैसे जीतते हैं। वो लोकल लीडर्स को इन्होंने बिल्कुल अहमियत नहीं दी। ये एक और फाइनल पॉइंट ये था कि हिंदुओं को तो इन्होंने मुतासर नहीं किया ये बीफ पॉलिटिक्स के ऊपर, मगर मुसलमान जो 15% मुसलमान है वहां का, उसने एक ने नहीं इनको वोट डाला, सारा का सारा मुस्लिम वोट बीजेपी के खिलाफ गया। उन्होंने कहा ऐसा है तो ऐसे ही सही, ऐसा है तो ऐसे। तो ये बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। तो ये चार मोटे मोटे फैक्टर्स थे कि बीजेपी की पॉलिसीज इन बिहार हैज बीन वाइप्ड आउट। अब आगे देखना ये है कि कुछ 6-7 महीने के बाद आ रहे हैं इलेक्शन यूपी के, वहाँ भी एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। वहाँ अब ये अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वी हैव टू सी। सो मतलब अगर उस हिसाब से देखा जाए, मेरे ख्याल में इनके अपने मोदी साहब की सरकार में आने के बाद ये दिल्ली में हार चुके हैं, ये जम्मू कश्मीर में हार चुके हैं, ये बिहार में हार चुके हैं, मतलब वहां पर गठबंधन बना लिया इन्होंने कश्मीर में। और इस वक्त सबसे पहली दफा इस हुकूमत के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ, बिकॉज इंडिया और हुकूमत एक ही चीज होती है ना, यहाँ भी जब हुकूमत कुछ करती है तो लोग पाकिस्तान कहते हैं। बाहर के ममालिक में एहतजाज शुरू हो गया, एडिटोरियल्स लिखने शुरू हो गए हैं कि आज़ादी के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं, कल्चर को तब्दील किया जा रहा है, सेकुलरिज्म कमजोर हो रही है, लोग अवार्ड्स वापस कर रहे हैं, बड़े-बड़े एकेडमिक्स, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इस जगह इदारे आने शुरू हो गए हैं कि ये मोदी क्या कर रहा है, इसकी हुकूमत क्या कर रही है, ये हिंदुत्व, एक्सट्रीमिज्म, कम्युनल पॉलिटिक्स, इसके खिलाफ है दुनिया। और ये अब एक एहतजाज आपको नजर आना शुरू हो गया। आप अभी कह ही रहे थे कि लंदन के अंदर वो जा रहे हैं, तो उनके विजिट से पहले ही वो जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसके ऊपर वो लेजर लाइट से वो एक इमेज जो नजर, लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के लिए मोदी इज नॉट वेलकम। ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि वहाँ इंडियंस जो हैं वो लाखों की तादाद में वो कह रहे हैं कि इज नॉट वेलकम। और अभी याद रहे कि अभी 6 माह पहले इनको ऐसे वेलकम मिल रहे थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मोदी साहब का ग्राफ गिर रहा है
और अगर इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज ना की तो बीजेपी को ठीक ठाक अगली इलेक्शन में उड़ जाएंगे। मतलब लेकिन आप एक चीज नईम साहब इसके अंदर देखिए कि जो रिजल्ट्स हैं उसमें कांग्रेस ने कैपिटलाइज किया है इन कंपैरिजन 10 इलेक्शन। बिहार में तो 3 की अलायंस थी ना, लालू प्रसाद और गांधी एंड कांग्रेस इन्होंने कैपिटलाइज किया। सो मेरे ख्याल में मोदी साहब के लिए इट्स बड़े फिक्र का वक्त है अगर वो सोचें और अगर वाकई वो चाहते हैं कि दुनिया भारत को शाइनिंग इंडिया समझे, जो कि मेरे ख्याल में मोदी साहब तो तुले हुए हैं कि वो शाइनिंग इंडिया अगर है तो उसे नहीं रहना। और अगर आधा मिनट है तो मैं कहते हैं कि जाते जाते कुछ एडवाइस दे दूं मोदी साहब को कि बेहतर ये है कि अब एंटी पाकिस्तान पॉलिटिक्स बंद कर दें, इस चूरन को बेचना छोड़ें, इसको बेचना छोड़ें और सबसे बेहतर तरीका ये है पॉलिसी रिवर्सल का, जिसके साथ सारा हिंदुस्तान खुश होगा। वो ये है कि क्रिकेट सीरीज़ को आगे जाने दें, बीसीसीआई को इजाज़त दें कि वो पाकिस्तान पीसीबी के साथ पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ जो है जो दिसंबर में है वो हो जाए। ओके, ऑन दिस नोट आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।